Hello, good afternoon, students. Today we study about the tympanic membrane perforation. Tympanic membrane perforation क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. अभी हमारे ईयर हम की ड्रग सेंसेस वाली जो सिस्टम है, ईयर नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, है ना. तो मैं आपको बताती हूँ परफोरेशन क्या होता है. परफोरेशन ईयर ड्रम का मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, मतलब एक होल हो जाना, या ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रप्चर हुआ है ना. ईयर ड्रम है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हम बोलते हैं ना जनरली भाषा में कान का पर्दा फट जाना, तो वही. तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना या टियरिंग हो जाना या छोटा सा होल हो जाना, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओके. सो यहाँ पे जो जो होल है वो एक्सपोज हो रहा है मिडिल ईयर में, है ना, और इनर ईयर में भी एक्सपोज हो रहा है. तो डैमेज हो सकता है वहाँ पे. डैमेज होने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, राइट. तो इन्फेक्शन होने की वजह से हम पे परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम लीड्स टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ये क्या हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का साइन हो सकता है, राइट. जो ये जो परफोरेशन है ये लीड करेगा. ओके. देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है. tympanic membrane perforation is the rupture of the tympanic membrane. ओके. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे tympanic membrane जो है परफोरेशन, वहाँ पे जो ईयर ड्रम है उसका रप्चर हो जाना. ठीक है, तो बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी या जो इसके कॉजेज हैं, किस वजह से ये होता है वो. तो यहाँ पे क्या है, ईयर इन्फेक्शन, ट्रॉमा. ट्रॉमा में क्या क्या हो सकता है, केयरलेस वाइल रिमूविंग वैक्स. वैक्स मतलब ईयर वैक्स जो निकालते हैं वो, कान का जो मैल. स्कल फ्लैक्चर, जो स्कल मतलब हमारा जो ये जो ब्रेन की जो हड्डी है उसका फ्रैक्चर होने की वजह से हियरिंग लॉस होता है. फिर होता है बार ट्रॉमा, बोरोट्रोमा. फिर आता है सीवियर ब्लो टू ईयर, मतलब ज़्यादा हवा एकदम पड़ती है ना, तो उसकी वजह से भी कान का पर्दा फटता है. फिर फॉरेजन बॉडी दैट हैव बीन पुश्ड टू फार इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ बहुत दूर से ऐसे लगा हो, कोई चीज़ एंटर हुई हो, तो उसकी वजह से भी ईयरिंग लॉस हो सकता है, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. तो यहाँ पे इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मिडिल ईयर में. pressure fluids pressure builds up to the pushes against the eardrum. When the pressure further increase and eardrum perforated, injury may extend to the ossicles and to the inner layer. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्फेक्शन हुआ, ट्रॉमा हुआ, है ना, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. कहाँ पर, मिडिल ईयर में. मिडिल ईयर में प्रेशर इंक्रीज जैसे ही हुआ, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप एंड पुशेस अगेंस्ट द ईयर ड्रम. वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद वो ईयर ड्रम पे प्रेशर मतलब आगे की तरफ धक्का दिया, उसकी वजह से जो प्रेशर है और ज़्यादा इंक्रीज होके ईयर ड्रम को परफोरेट कर दिया, मतलब वहाँ पे एक होल बना दिया. फिर वहाँ पे इंजरी हो गई. आगे जाके ये इंजरी में कॉज हो जाता है, और साइकिल जो इनर ईयर का है वो. ठीक है. फिर बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पे ओटल्जिया, ब्लीडिंग, फुलनेस, हियरिंग लॉस दैट मे बी पार्शियल और कंप्लीट इन द अफेक्टेड एरिया, टिनिटस, ड्रेनेज, डिजीनेस. ठीक है. तो यहाँ पे ओटल्जिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा लगता है कि कान में भरा हुआ है कुछ, फुलनेस लग सकती है ना. हियरिंग लॉस या तो वो पार्शियली होगी, कोई एक तरफ का, या तो दोनों ही तरफ में अफेक्ट कर देगा. फिर टिनिटस हो सकता है, ड्रेनेज मतलब कुछ भी निकलना, है ना. डिजीनेस, चक्कर आना एकदम से उठ के, इसकी वजह से चक्कर भी आ सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है. फिर और कुछ इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो पेन है, पेन इज़ अ कॉमनली सिम्टम्स टू परफोरेटेड ईयर ड्रम, और इट कैन बी रेंज फ्रॉम अ जनरल डिस्कम्फर्ट टू इमीडिएट,
और इंटेंस पेन भी करवा सकता है, ठीक है। तो पेन पेशेंट में भी फील एज अ समथिंग दैट नॉट राइट विद द ईयर, उसको इस तरीके से समझ लो। कॉमन सिम्टम्स दिखे देंगे, वर्टिगो होगा, है ना, स्पिनिंग सेंसेशन। स्पिनिंग मतलब जैसे, स्पिनिंग मतलब होता है कि घूम के, जैसे अपन गोल गोल घूमते हैं तो एकदम से कैसे चक्कर आता है, वैसे स्पिनिंग सेंसेशन होगा। फिर हियरिंग चेंजेस होंगे, लॉस ऑफ डिसोरिएंटेशन, क्योंकि उसको मतलब उस पर इफेक्ट पड़ने के कारण थोड़ा सा ये सारी वर्टिगो की सिम्टम्स शो होते हैं, है ना। फुलनेस लगेगी ईयर में, है ना, ऑफन रिंगिंग, बजिंग, बजिंग होगा, फिर क्लिकिंग होगा, फिर समथिंग ब्लड टिंग टू डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, यहाँ पे बजिंग होगा, फिर है ना ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होगा, है ना, ईयर से। ये सारा कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ अ, मैनेजमेंट में क्या होगा, इफ द पेशेंट इज सीन शॉर्टली आफ्टर इंजरी, द एक्सटर्नल ईयर और कैनाल इज पैक्ड विद द स्टेराइल कॉटन। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, जो इंजरी है वो एक्सटर्नल ईयर की, ईयर कैनाल की, वो पैक करेंगे स्टेराइल कॉटन से। स्टेराइल मतलब जो कि इन्फेक्टेड ना हो। इसके पहले मैंने आपको परफोरेशन के बारे में बताया था, और उसके भी पहले मैंने कॉज के बारे में। कॉज में आपको जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि इसमें क्या होगा, परफोरेशन ईयर ड्रम की वजह से यहाँ पे eardrum की वजह से tympanic membrane can be caused by the foreign body, usually pointed object, improper cutting or syringe, infections और middle ear का कोई infection, trauma can also cause the perforation. Blunt and penetrating trauma such as from fall on the side of head, इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। Okay, so if with changes of atmospheric pressure, during the rapid changes of pressure, Eustachian tube का भी ventilate because of occultations और dysfunction, negative pressure पड़ता है middle ear में, जो कि result करेगा pressure can cause the tympanic membrane rupture or can cause damage to the middle ear or inner ear. Changes in the pressure कैन अकर ड्यूरिंग स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मतलब जो हम पानी के अंदर जो स्कूबा डाइविंग करते हैं वो, ठीक है। Okay, let's come into the management portion. If patient is seen shortly after injury, the external ear canal is packed with the sterile cotton plugs, systemic antibiotics or decongestants drop in the nose are used to prevent infection of the middle ear. Okay, right. नेक्स्ट आर द टाइप्स। तो यहाँ पे मेरेंजियल परफोरेशन होगा, सेंट्रल परफोरेशन और एस्टिक परफोरेशन की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो मेरेंजियल परफोरेशन और सेंट्रल परफोरेशन और एस्टिक परफोरेशन ये टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरेंजियल परफोरेशन क्या है। यहाँ पे परफोरेशन दैट अकर at the margin of the eardrum where the eardrum and the ear canal comes together, central perforation, central perforation। यहाँ पे मेरेंजियल परफोरेशन क्या है, यहाँ पे परफोरेशन दैट अकर टू द मार्जिन ऑफ द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम है उसका मार्जिन, ईयर ड्रम का जो मार्जिन है वहाँ की बात हो रही है, जहाँ पे ईयर ड्रम और ईयर कैनाल जहाँ एक साथ आके जुड़ते हैं, कम टुगेदर, ओके। तो वो मार्जिनल परफोरेशन होगा, ठीक है। ईयर कैनाल की बात हो रही है, ईयर ड्रम की बात हो रही है उसकी मार्जिन पे, ठीक है। सेंट्रल परफोरेशन होता है परफोरेशन एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब जो कान के पर्दे का बीचों बीच अगर जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल परफोरेशन। फिर आता है एक्टिक परफोरेशन। एक्टिक परफोरेशन में क्या आता है, परफोरेशन इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम। तो यहाँ पे एक्टिक परफोरेशन में क्या आएगा, सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम। यहाँ पे
परफोरेशन इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईयर ड्रम में क्या आएगा वो बताया गया है। सुपीरियर पार्ट मतलब ईयर ड्रम के ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, जो उसका कान का पर्दा है उसके ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक मेजर्स। अब डायग्नोस्टिक मेजर्स में हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि कैसे, मतलब हम कई बार ना ये चीज़ को ऐसे अवॉइड कर देते हैं डायग्नोस्टिक मेजर्स को, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेजर्स। यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ऑटोस्कोपी होगी, ऑडियोमेट्री और टिम्पेनोमेट्री, ये दोनों ही चीज़ें होगी, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे कि क्या हुआ था, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसलिए करते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन होता है, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई और ऑर्गन मतलब कोई और जगह तो इससे अफेक्टेड नहीं हो रही है या किसी और वजह से। फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें सब्जेक्टिव डाटा लेने में और ऑब्जेक्टिव डाटा लेने में आसानी होती है। फिर आता है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी होगी, कान के अंदर मशीन डालकर देखा जाएगा, ऑडियोमेट्री भी होगा, टिम्पेनोमेट्री भी होगा। इससे ये सारे गैजेट्स यूज़ करके हम जो प्रॉपर डिजीज़ है उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट हमेशा 3 पोर्शन में डिवाइड है, हमेशा, है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्जिकल और मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। सो यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करें तो टिपिकली नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नीडेड टू फॉर द रप्चर ईयर ड्रम। इट्स टू ऑब्वियस कि अगर वो जगह रप्चर है ऑलरेडी तो हमको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रप्चर्ड ईयरड्रम हील विद इन 3 मंथ। जो वास्ट मेजॉरिटी है मतलब ईयर ड्रम जो रप्चर ईयर ड्रम है उसके हील होने की वो 3 महीने में मे बी इट्स फिक्स्ड, ओके। तो टिपिकली नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नीड नहीं होती फिर ईयर ड्रम। वास्ट मेजॉरिटी रप्चर होता है, मतलब अगर जो ज़्यादा लंबे समय तक ये हील नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। फिर आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हील स्पॉन्टेनियसली विद इन अ वीक टू मंथ आफ्टर रप्चर। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन जो है वो हील हो जाता है स्पॉन्टेनियसली कुछ हफ्तों में, है ना, रप्चर होने के बाद कुछ हफ्तों में या तो कुछ महीनों में, मतलब कुछ हफ्तों में लेगा ज़्यादा से ज़्यादा या महीना ही लेगा। आफ्टर रप्चर मंथ में हील हो जाता है जनरली। और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेन, ओके। जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरी वॉइस आ रही होगी, मैं अब नहीं भी आ रही होगी तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। एनाल्जेसिक्स होती है जो रिड्यूस पेन करे। वार्मथ में भी अप्लाइड सो रिलीफ और डिस्कम्फर्ट यहाँ पे नहीं होता। फिर आता है एसेप्टिक क्लेंजिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विथ अल्कोहल, प्रिवेंट अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है वो। फिर आता है यहाँ पे प्रोहिबिट नेजल ब्लो। फिर आते हैं प्रोहिबिट ईयर ड्रॉप्स वाइल हीलिंग, द ईयर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर फ्रॉम वाटर। ये ठीक है, मतलब जो भी है ये हीलिंग करने के लिए यहाँ पे पानी से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करके रखना है, ठीक है। फिर इफ 3 months लेटर परफोरेशन स्टिल एग्जिस्ट। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम ले रहा है वो हीलिंग प्रोसेस के लिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वहाँ पर ये इंडिकेट करता है सर्जिकल मैनेजमेंट को, मतलब सर्जरी करने के लिए बोलता है। क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा, क्योंकि या तो वो खुद से हील हो जाएगा कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में, नहीं तो वो फिर सर्जिकल उसमें हेल्प करेगा। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आता है अ सर्जरी टू पैच अ होल इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंडिकेट फॉर नॉन हीलिंग परफोरेशन। फिर आता है मेरिंजियोप्लास्टी, क्लोजर टू द परफोरेशन इन इज कॉल्ड मेरिंजियोप्लास्टी फॉर स्मॉल एंड ड्राई सेंट्रल परफ्यूजन के लिए, जो कि कॉज्ड होता है ट्रॉमा से। फिर देखो यहाँ पे टिम्पेनोप्लास्टी में लार्ज सेंट्रल परफोरेशन हो रहा है, जो कि मार्जिनल परफोरेशन और परफोरेशन कॉज्ड बाय एन ईयर इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे सर्जिकल रिपेयर होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। इन दिस टिश्यू कॉमनली फॉर्म और टेम्पोरल्स fascia is placed across the perforation to allow healing। यहाँ पे टेम्पोरल फेशिया जो है वो उसके वहाँ पे जगह पे रखा आता है उसके साइड में, ताकि वो हीलिंग की प्रोसेस फॉलो कर सके। फिर एल्डोन ग्राफ्ट होगा जिसमें सिंथेटिक मटेरियल्स लगेंगे, जो कि यूज़ होगा पेशेंट को मल्टीपल प्रीवियस जो सर्जरी हुई है उससे बचाने के लिए, मतलब टिम्पेनोप्लास्टी होगी। फिर है ना यहाँ पे मेरिंजियोप्लास्टी को भी अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे क्लोजर परफोरेशन होता है, इज कॉल्ड मेरिंजियोप्लास्टी, तो जिसमें स्मॉल और ड्राई सेंट्रल परफ्यूजन यूज होगा ट्रॉमा की वजह से, तो मेरिंजियोप्लास्टी उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है ओसाइक्लोप्लास्टी। ओसाइक्लोप्लास्टी क्या होता है, ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन इफ ओसाइकल इज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे ओसाइकल क्या है, वो 3 ओसाइकल बोन, स्टेपिस, इनकस और मेल्युलस। ये 3 हमारी म्यूजिकल बोन्स होती है जो कि म्यूजिकल शेप की होती है, स्टेपिस, इनकस और मेल्युलस, ठीक है। तो ये ओसाइकुलर कंस्ट्रक्शन होता है अगर आपके ईयर परफोरेशन जो है उसमें ओसाइकल बोन भी इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। तो ओसाइक्लोप्लास्टी भी होती है। फिर आता है यहाँ पे टिम्पेनोप्लास्टी। तो देखो ग्राफ्ट टिश्यू कैन टेकन टेम्पोरल फेशिया, यहाँ से थोड़े से टिश्यू ले लेते हैं और वो उठा के कहाँ लगा रहे हैं, ग्राफ्ट पैच प्लेस्ड ओवर द डिफेक्ट, जहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जहाँ पे जो टीयरिंग हो गई है उस जगह पे यहाँ पे इस पे को प्लेस कर दिया है ना, यहाँ पे प्लेस कर दिया, उस पर्दे को भर दिया, कवर कर दिया, फिर वहाँ पे स्टिचेस लगा दिए। तो ये हो रहा है ग्राफ्ट टिश्यू, टेम्पोरलिस फेशिया। ये जो है ना यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है, तो और फेस के साइड में तो ये टेम्पोरलिस फेशिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्पेनोप्लास्टी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंड द क्लासिफिकेशन। तो टाइप 1 इन्वॉल्व्स रिपेयर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अलोन। तो मेरिंजियोप्लास्टी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द tympanic membrane repair. Second type is it involves to repair the TM and middle ear in the spite of slight defect of the cycles। यहाँ पर cycles में जो defect है, slightly defect है ना, उसके spikes में, मतलब ये सेकेंड टाइप का है, मिडिल ईयर में हुआ। सबसे पहले कहाँ पे हुआ, अलोन, और जो मेरिंजियोप्लास्टी हो रही है वहाँ पे मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खुद ही रिपेयर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइटली डिफेक्ट है और साइकिल्स के साथ इन्वॉल्व है मिडिल ईयर तक का। फिर यहाँ पे थर्ड टाइप जो है वो रिमूवल ऑफ साइकिल्स व्हेन अ लार्ज डिफेक्ट और मेल्युलस एंड इनकस
में अगर पाया गया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ईयर साइकिल्स की तीन तरह की बोन होती है, तो तीन तरह की बोन कौन कौन सी होती है? स्टेपस, एंकस और मेलुलस, दीज आर दी म्यूजिकल बोन्स ऑफ आवर ईयर। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है यहाँ पे मेलुलस और एंकस में दिखा रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। फिर इन दिस टाइप ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज रिस्पायर्ड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू द स्टेपस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो टाइप है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये रिपेयर हो रहा है डायरेक्टली, जो कनेक्ट हो रहा है स्टेपस से, ठीक है। तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिपेयर हो रहा है डायरेक्टली और कनेक्टेड हो रहा है किससे? स्टेपस से। स्टेपस क्या है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द human body or ear. It's smallest bone of human body. Okay. So type 4 में यहाँ पे repair when the stapes foot palate is movable but ligament is missing. यहाँ पे repair हो रहा है, shape foot palate होता है जो movable होता है, ligament बस missing होता है फिर उसमें। फिर type 4 repair and fix स्टेपस फुट पैलेट, जो उसकी जो फुट पैलेट है उसको रिपेयर कर दिया गया है। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, सर्जरीज में क्या होंगे? ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है, और ये रेयरली होती है, और जो रेयरली होता है पर ये परमानेंट रह जाती है। मतलब अगर फेशियल पैल्सी हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये बहुत रेयर तो होती है, रेयर केसेस में होती है, मतलब जनरली पेशेंट इस कंडीशन में नहीं दिखते हैं, बट वहाँ पे जो है परमानेंटली हो जाता है। फिर आता है टिनिटस। टिनिटस मतलब हल्का सा इन्फ्लाम्ड होता है, ठीक है। फिर लॉस ऑफ टेस्ट लास्ट फ्यू वीक, स्वाद ही भूल जाते कि मतलब ये बिटर है, ये सॉर है, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटा बच्चा होता है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी, काइंड ऑफ अबव इन्फेंट, टोडलर, ओके, जो क्रॉलिंग करते हैं वो बच्चे, उन बच्चों को टेस्ट एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, सो दैट दे पिक एनीथिंग एंड पुट इट इन द माउथ। तो वो क्या करते हैं? कुछ भी उठा के मुंह में डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट एक्सप्लोर करना है। अगर आप उनको सॉर, बिटर और स्पाइसी और स्वीट खिलाओगे तो वो जो उनको जो उन तीनों में से अच्छा लगेगा वो वही खाएंगे ज़्यादा, और वही चीज़ मतलब हम बचपन से ही फेवरेट बना लेते हैं। जैसे अगर किसी को मीठा खाना पसंद है तो वो बचपन में उसने वो वही चीज़ एक्सप्लोर की है ज़्यादा, उसको वही चीज़ फेवरेट हो जाती है। तो ये होता है। फिर आता है डिजीनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। डिजीनेस मतलब वर्टिगो फील होगा, मतलब तुम्हें चक्कर आएंगे जैसे उठने से, बैठने से, ऐसे। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग में रेयरली अकर। फिर यहाँ पे पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग होने के चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यहाँ पे कीप द ईयर ड्राई, हमेशा ईयर को ड्राई रखना है। कवर ईयर वाइल टॉकिंग, बाथ और बाय टेकिंग बाथ और शावर लेते रहें, उसको कवर करके रखना है। यूज कॉटन बॉल्स कोटेड विथ वैसलीन विथ प्रोटेक्ट द ईयर, वैसलीन से कोटेड हो कॉटन बॉल्स, उसको अंदर डालकर रखना है। फिर डू नॉट लिफ्ट एनीथिंग हैवी ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर हम कुछ भी लिफ्ट अप करेंगे तो इट्स इन्वॉल्व ऑल ऑफ अस मसल्स ऑफ द फेस एंड इट provide tension on it, so that's why don't lift anything or any heavy objects during the first post operative week, ठीक है। मतलब नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी अगर हम कुछ भारी उठाते तो उस पर प्रेशर पड़ता है, उस पर टेंशन पड़ता है। फिर स्नीजिंग और माउथ ओपन करके करना है, क्योंकि बंद में करेंगे ना तो कान पे प्रेशर पड़ेगा। फिर ब्लो नोज जेंटली, अवॉइड ब्लोइंग नोज, ऐसे नाक नहीं फुलाना जब हम करते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अवॉइड एयर ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक, एयर ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है, फर्स्ट फ्यू वीक में। सो these all are the post operative and pre operative care in surgical management, nursing management भी बता दूँ, बट उनको बताना है, उनको एजुकेट करना है टू ट्रीट ईयर इन्फेक्शन अर्लियर, अवॉइड फ्लाइंग और स्कूबा डाइविंग,
है ना, इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में और ये साइनसिस इन्फेक्शन में भी आपको अपना ऊपर ध्यान देना है। फिर उनको स्कूबा डाइव जो पिंच होता है, नोज सॉलो फ्रीक्वेंटली हेल्प करनी, जो इक्वलाइज प्रेशर पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। फिर नेवर पुट एनीथिंग इन योर ईयर और क्लीन इट, मतलब उसको साफ करने के लिए कुछ भी अंदर नहीं डालना है, ठीक है। वेयर प्रॉपर ईयर प्रोटेक्शन सच एज प्लग्स प्रोटेक्शन डिजाइन बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो प्रॉपर जो प्लग्स प्रोटेक्शन होते हैं वो यूज करना है, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। The next class will be seen today only or after that. So if you have any doubt regarding to this topic, please do let me know in the comment section as well as in the WhatsApp group. Okay. So thank you class. Thank you.